नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, हमारी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने अब तक 100 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब आगे के हमारे 50 क्वेश्चन बचते हैं, जिन्हें हम आज हल करेंगे। साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से कुछ क्वेश्चनों के आने की संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक मेरे साथ सोल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे उसे आप साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। हरी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? हरी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए माथिस, वान गो, होल्डर या पाल गोंगव। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, माथिस। हेनरी माथिस इसके कलाकार है। और ये जो चित्र है ये चित्र फाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है, हरी पट्टी। और फाववाद को हम जंगलवाद के नाम से भी जानते हैं। फाववाद को हम जंगलवाद के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखें। और फाववाद का उदय फ्रांस में हुआ था। इसके प्रमुख कलाकार हेनरी माथिस है और इनका जो प्रथम चित्र है इस वाद का, फाववाद का, वो है आपका हरी पट्टी। आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चित्रकारों को वरिष्ठ क्रम में चुनिए। निम्नलिखित कलाकारों को या चित्रकारों को वरिष्ठ क्रम में चुनिए। ये जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। ऑप्शन बी राइट है आपका, कुर्बे, माने, पिकासो, हर्न ग्रेस। इसमें ये सही सीक्वेंस है। इनके डेट ऑफ बर्थ की हिसाब से इन्हें सीक्वेंस में लगाया गया है। आप याद रखेंगे। कुर्बे यथार्थवादी है, माने प्रभाववादी है, पिकासो और ग्रेस आपके घनवादी कलाकार है। आप याद रखें। जिन साथी ने वाद को याद किया है उनके हिसाब से भी आप इन्हें सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी इनकी डेट ऑफ बर्थ याद है तो भी आप इन्हें सीक्वेंस में लगा सकते हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन यथार्थ अभिवजनावाद का चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन यथार्थ अभिवजनावाद का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है मैक अंसर्ट, सल्वाडोर डाली, इवी तांगवी या डे कुनिंग। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, सल्वाडोर डाली। इसमें यथार्थ अभिवजनावाद का जो चित्रकार नहीं है वो आपका सल्वाडोर डाली नहीं है, क्योंकि ये अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। इसे आप याद रखें। सल्वाडोर डाली आपके अति यथार्थवादी कलाकार हैं। पिंगलती घड़िया इन्होंने जो चित्र बनाया है, जलता हुआ जिराफ, पिंगलती घड़िया, जिनके बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप याद रखें कि जो आपके सल्वाडोर डाली है इनका संबंध अति यथार्थवाद से है, ना कि यथार्थ अभिवजनावाद से। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए पाल गोंगव, एमिल बर्नार्ड, अंद्रिलो रेंदो या देगा। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका, देगा। क्योंकि देगा आपके प्रभाववादी कलाकार है।
प्रभाववादी कलाकार है आपके देगा। मोने माने, देगा, सिसिली, पिसारो, रेनवार, ये आपके सभी के सभी कलाकार प्रभाववाद में आते हैं, आप याद रखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के सभी, आप इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, दृष्टि शांतव्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए ओंद्रिलो रेंदो, सल्वाडोर डाली, मैक्स आंसर्ट या जॉन मीरो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि शांतव्य नामक चित्र के कलाकार आपके सल्वाडोर डाली है, आप याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य है या अभिव्यक्त सौंदर्य से है? तो ऑप्शन है आपके लिए हीगल, अरस्तु, क्रोचे, जॉन रस्किन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, हीगल। हीगल ने कहा है सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। और जो हमारे जो हीगल है इन्होंने ही भारतीय ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, चित्रकला, संगीत कला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। ये जो आपकी है ये आपकी ललित कला आती है, इन्हें जो 5 भागों में विभाजित किया है हीगल ने किया है, आप याद रखें। और हीगल ने जो कला है कला को विश्व स्तर पर 3 भागों में बांटा है और ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। और क्या कहते हैं इंद्रियों के आधार पर इन्होंने कला को 2 भागों में बांटा है, आप याद रखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए प्रभाववाद, अभिवंदनावाद, घनवाद या फाववाद। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप जिस वाद का उद्भव हुआ था वो आपका अभिवंदनावाद है, आप याद रखेंगे। जो आपका अभिवंदनावाद है इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है आपके एडवर्ड मुंक, और इसका जो प्रथम चित्र माना जाता है वो है चींक। इस चीज़ को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे? किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे? तो साथियों इसमें जो आपके ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं, हीगल, टोल्स्टॉय, प्लेटो या अरस्तु। तो साथियों इसमें जो राइट जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, टोल्स्टॉय। कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे। ये जो उक्ति है या ये सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था टोल्स्टॉय ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के सभी, क्योंकि लगभग 10-15 क्वेश्चन फिलोसफी आर्ट से है और उम्मीद है कि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाए सौंदर्य शास्त्र से, तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? ऑप्शन है हमारे लिए कांट, बॉमगार्टन, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर
बी राइट होगा आपका, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ये कथन कहा था, जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक होता है। इन्होंने ही ये उक्ति कही है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक? किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरिया अचेतन द्वारा खींची जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट उक्ति है ये भी आपकी। इसमें आपके लिए ऑप्शन है रोजर फ्राई, क्लाइव बेल, सुजैन लैंगर या सिगमंड फ्रायड। तो साथियों इसमें भी जो आपका राइट जवाब होगा वो फ्रायड ही होगा। ऑप्शन डी राइट होगा आपका, क्योंकि चेतन और अवचेतन के मन में जितने भी उक्तियाँ या विश्लेषणात्मक तथ्य दिए हैं वो सभी के सभी सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही अवचेतन मन के ऊपर अपनी धारणाएं या अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप याद रखें। और इनके इस अवधारणा के आधार पर अति यथार्थवाद का उदय हुआ था। इस चीज़ को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अवचेतन मस्तिष्क है? किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? अवचेतन नहीं, अर्धचेतन मस्तिष्क है। ऑप्शन है आपके लिए बाउमगार्टन, कांट, फ्रायड, टोल्स्टॉय। तो साथियों इसमें भी आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिगमंड फ्रायड ने ही अर्धचेतन मस्तिष्क कहा है कला के संपूर्ण क्षेत्र को। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके लिए हीगल, टोल्स्टॉय, जॉर्ज सांताना, सुजैन लैंगर। साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट होगा, टोल्स्टॉय। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक आपके टोल्स्टॉय हैं। अगर बात की जाए कि युद्ध और शांति नामक चित्र के कलाकार कौन है, तो युद्ध और शांति नामक चित्र पिकासो ने बनाया था, आप याद रखें। अगर युद्ध और शांति चित्र पूछा जाए तो पिकासो जाएगा, अगर पुस्तक आ जाए तो टोल्स्टॉय की, आप याद रखिए साथियों। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, किसने कहा संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है? किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन है आपके लिए अरस्तु, संत अगस्टाइन, प्लेटो या क्रोचे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपके अरस्तु। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है। जिस प्रकार जो हमारी ललित कलाएं हैं, ललित कलाएं में हीगल ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार संगीत को महत्व देते हुए अरस्तु ने नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है, आप याद रखेंगे। क्योंकि अधिक बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो आपका ललित कला से इस प्रकार से हो जाता है कि ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ या उच्च श्रेणी की मानते हैं, तो काव्य कला। लेकिन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ किसने माना है, तो आपके अरस्तु ने माना है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके लिए अरस्तु, हीगल, सेलिंग या टोल्स्टॉय। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए राइट है, अरस्तु ने ही ये उक्ति दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन भी साथियों के लिए क्वेश्चन नया हो वो क्वेश्चन को साथ साथ लिख सकते हैं, और जिन साथी ने ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं वो इनका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा,
किसने कहा ललित कलाएं हवा और धुआं हैं? ललित कलाएं हवा और धुआं हैं जो एक विलासतापूर्ण असत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये आप भली भांति क्वेश्चन को पढ़कर जान सकते हैं कि क्वेश्चन आपके किस श्रेणी के हैं। किसने कहा ललित कलाएं धुआं हवा और धुआं है जो एक विलासतापूर्ण असत्य है? ऑप्शन है आपके लिए बोमगार्टन, संत अगस्टाइन, रस्किन या हीगल। तो साथियों इसमें जो उक्ति ये दी है उसमें आपका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा। संत अगस्टाइन ने ये उक्ति कही है कि ललित कलाएं हवा और धुआं है। ठीक है, आप याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? ऑप्शन है आपके लिए बोमगार्टन, सिगमंड फ्रायड, प्लेटो या अरस्तु। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। प्लेटो के अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ होती हैं, ये जो कहा है ये प्लेटो ने कहा है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? ऑप्शन है आपके लिए सुजान लैंगर, रोजर फ्राई, हीगल या कांट। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका कांट, एनुअल कांट इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके लिए कांट, प्लेटो, अरस्तु या बोमगार्टन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, कांट। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक आपके एनुअल कांट है। आप याद रखें, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? ऑप्शन है आपके लिए रोजर फ्राई, एनुअल कांट, टोल्स्टॉय, अगस्टाइन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, रोजर फ्राई। किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो ये उक्ति कही है रोजर फ्राई ने, और रोजर फ्राई ने ही भारतीय कला को मोम के पुतले भी कहा है। आप इस चीज़ को भी याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? ऑप्शन है आपके लिए प्लेटो, अरस्तु, कांट या बोमगार्टन। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब ऑप्शन ए राइट होगा, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है। आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? ऑप्शन आपके लिए कांट, हीगल, अरस्तु या प्लेटो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका अरस्तु। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ आ गए हैं और आप दोनों को याद रखें, क्योंकि अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है ये तो कही है अरस्तु ने उक्ति, लेकिन यहाँ
जो पीछे क्वेश्चन गया है आपका, यहाँ उपयोगी कला अनुकरणात्मक से श्रेष्ठ है, ये बात कही है आपके जो प्लेटो है, प्लेटो ने। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि उपयोगी कलाओं से अनुकरणात्मक कलाएं श्रेष्ठ है, ये कही आपके प्लेटो ने। लेकिन किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है, ये बात कही है अरस्तु ने। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर हो गए, आप इनको ध्यानपूर्वक देख लेंगे एक बार। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? ऑप्शन है आपके लिए बाumgarten, हीगल, सेलिंग या टोल्स्टॉय। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है हीगल। ललित कला को 5 भागों में हीगल ने बांटा है, और इन्होंने 5 भागों में बांटकर इन्हें एक सीक्वेंस दिया था, जिसमें पहले नंबर पे आपके आती है काव्य कला, दूसरे नंबर पे आपकी संगीत कला, नंबर 3 पे आप पे आती है आपकी चित्रकला, नंबर 4 पे आपकी मूर्तिकला, और नंबर 5 पे आपकी आती है वास्तुकला। ये ललित कलाओं के भाग है जिन्हें हीगल ने 5 भागों में बांटा है, और ये इनका सीक्वेंस भी है। और कई बार आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी मानी है, तो काव्य कला, और निम्न श्रेणी की कौन सी कला मानी है, तो वास्तुकला, और वह कौन सी कला है जो मध्य आती है, तो आपकी चित्रकला आती है ललित कलाओं में मध्य स्थान पे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से आकारवाद से संबंधित कौन या आकारवाद से संबंध कौन रखते हैं? निम्न में से आकारवाद से संबंध कौन रखते हैं? ऑप्शन है आपके लिए रोजर फ्राई, कांट, सिगमंड फ्रायड या जॉर्ज संताना। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, रोजर फ्राई आकारवाद से संबंध रखते हैं, और आकारवाद का इन्होंने सिद्धांत भी दिया था, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? ऑप्शन है आपके लिए बाumgarten, एनुअल कांट, हीगल या आपके सेलिंग। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन सी राइट है आपका, हीगल। जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगल को कहते हैं, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है आपके लिए संत अगस्टाइन, प्लेटो, हीगल या रोजर फ्राई। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, रोजर फ्राई। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? तो ये जो कहा है ये रोजर फ्राई ने कहा है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? ऑप्शन है आपके लिए रोजर फ्राई, क्लाइवेल, सुजैन लैंगर या क्रोचे। तो साथियों इसमें आपका जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन सी राइट है आपका, सुजैन लैंगर। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो ये सुजैन लैंगर ने कहा है, और ये महिला है। ठीक है, सुजैन लैंगर आपकी महिला है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, सुजैन लैंगर किस देश से संबंधित है? सुजैन लैंगर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आपके लिए अमेरिका, जर्मनी,
फ्रांस, इटली। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन ए राइट है। ये अमेरिका की दार्शनिक है या सौंदर्य शास्त्री है, आप याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? ऑप्शन आपके लिए जॉन रस्किन, जॉर्ज सांताना, प्लेटो या टोलोस्टॉय। साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। जॉर्ज सांताना ने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है, आप याद रखिए। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा आपका, जॉर्ज सांताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, फीलिंग ऑफ फॉर्म या फीलिंग ऑफ एंड भी आ जाता है कभी कभी, फीलिंग एंड फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके लिए जॉर्ज सांताना, सुजान लैंगर, सिगमंड फ्रायड या हीगल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, सुजान लैंगर। फीलिंग एंड फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फीलिंग एंड फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें सुजान लैंगर आपका राइट जवाब होगा, आप याद रखें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपके सामने अभी तक ये क्वेश्चन आया हुआ जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई है कि मॉडर्न पेंटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि इसकी जो राइटर है जॉन रस्किन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की प्रवृत्ति को बिल्कुल ही बदल दिया है। क्या पूछा है कि जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन आपके लिए टर्नर, कांस्टेबल, मॉने या मोने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका टर्नर ये आपके पाश्चात्य कला के दृश्य कलाकार माने जाते हैं और इन्हें हम मूनलाइट पेंटर भी कहते हैं। रात्रि के दृश्य, बहुत चांदनी रात के दृश्य बहुत सारे बनाए हैं, इसलिए इन्हें मूनलाइट पेंटर भी कहते हैं टर्नर को। और इनके ही ऊपर जॉन रस्किन ने प्रशंसा में मॉडर्न नामक पुस्तक का निर्माण या वो लिखी थी, आप याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से किसने कला के लिए विरोध है कहा है? निम्न में से किसने कला के लिए विरोध है? किसने कहा कि कला के लिए कला का विरोध है या का विरोध किया? निम्न में से किसने कला के लिए का विरोध किया? कला के लिए क्या विरोध किया है? ऑप्शन आपके लिए आई.ए. रिचर्ड्स, संत अगस्टाइन, सुजान लैंगर या सिगमंड फ्रायड। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, आई.ए. रिचर्ड ने कला के लिए विरोध किया है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? ऑप्शन है आपके लिए प्रभाववाद, घनवाद, मार्क्सवाद या फाववाद। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन सी राइट है आपका, मार्क्सवाद। हीगल के दर्शन से जिस वाद का जन्म हुआ वह आपका मार्क्सवाद है, आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है? निम्न में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है? ऑप्शन है 205 ईसा पूर्व से 270 ईस्वी, 354 ईस्वी से 430 ईस्वी, 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व, 1225 ईस्वी से 1274 ईस्वी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, 354 ईस्वी से 430 ईस्वी अगस्टाइन का काल माना जाता है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है? किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है? ऑप्शन है आपके लिए बाumgarten, संत अगस्टाइन, क्रोचे या रोजर फ्राई। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, संत अगस्टाइन। किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है, ये कही थी बात अगस्टाइन ने, आप याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। और इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आपके लिए फ्रेंच, जर्मनी, यूनानी या इटालियन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका यूनानी भाषा से एस्थेटिक शब्द लिया गया है, आप याद रखिए। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है आपके लिए पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग या हरा रंग। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन सी राइट है, सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई लाल रंग की होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि इसमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? ऑप्शन है आपके लिए भाव, लावण्य, रस या आनंद। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन बी राइट है आपका, लावण्य योजना भी से कहते हैं हम। लावण्य योजना ये बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। एक आपके जो अच्छे विद्वान हैं रूप कुमार जी, उन्होंने कहा कि लावण्य योजना या लावण्य सौंदर्य से तात्पर्य इस प्रकार से है, जिस प्रकार एक मोती को हम अपनी हथेली पर रखकर उसे हिलाते हैं और उसके हिलाने के बाद जो उसमें जो उसकी चमक, उसकी तरलता हमें दिखाई देती है, वही लावण्य कहलाता है। ये उक्ति रूप कुमार ने कही है, आप याद रखिए। और ये लावण्य योजना का एक अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, रंग की प्रकृति को कहते हैं? रंग की प्रकृति या प्रकृति को कहते हैं। ऑप्शन है रंगत, मान, संगतता या शुद्धता। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, रंगत कहते हैं। रंग की प्रकृति को हम रंगत कहते हैं, आप याद रखिए। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा? ऑप्शन है आपके लिए काला, सफ़ेद, पूरक या समवर्ती। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन ए राइट है आपका, काले रंग की अनुभूति होगी। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है स्थिरता,
विरोधाभास, बेचैनी या रहस्य। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए राइट है, आपका स्थिरता लाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में स्थिरता लाता है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, शांत भाव अभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए। शांत भाव अभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए। ऑप्शन है आपके लिए क्षैतिजवत, लंबवत, विकर्ण या कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, आपका क्षैतिजवत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर, शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है। ऑप्शन है हरे की, पीले रंग की, हल्का लाल या गहरा लाल। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, गहरे लाल की अनुभूति होने लगती है, आप याद रखें। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शन है आपके लिए 3, 1, 2 या 4। तो साथियों इसमें आपका जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, आपका 4 भेद बताए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने भेद बताए हैं, तो 4। और साथियों जो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है आपका, इसके लेखक कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं। मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शन है आपके लिए 2, 5, 4 या 6। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका ऑप्शन बी राइट है, 5। मानसो उल्लास में चित्र के भेद 5 बताए हैं। और जो पीछे गए हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने भेद बताए हैं, 4। और मानसो उल्लास में 5 भेद बताए हैं, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। ऑप्शन है आपके लिए लाल, हरी, नीली या नीली हरित। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन ए राइट है। अग्रगामी रंग गर्म रंगों को कहते हैं और पृष्ठगामी रंग हम ठंडे रंगों को कहते हैं, आप याद रखिए। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसका मान बढ़ जाता है, मान घट जाता है, तान बढ़ जाता है या सघनता बढ़ जाती है। तो साथियों किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग को मिलाएंगे तो उसका मान बढ़ जाता है, और किसी रंग में हम काले रंग को मिलाएंगे तो उसका मान घट जाता है, आप याद रखोगे। जो आपके काले और सफ़ेद रंग हैं इन्हें हम तटस्थ रंग कहते हैं, या एक्रोमेटिक कलर भी हम कहते हैं, तटस्थ रंग या एक्रोमेटिक। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि यदि काले रंग के बड़े स्थान के निकट, यदि काले रंग के या वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीक होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, यदि काले वर्ण के स्थान के निकट एक छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीक होगा। किस चीज़ का प्रतीक होगा। ऑप्शन है आपके लिए प्रसन्नता का, मुक्तता का, शांति का या दुख का। प्रसन्नता का, मुक्तता का, शांति का या दुख का। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका ऑप्शन बी राइट है, मुक्तता। मुक्तता का प्रतीक होगा काले रंग का, सफ़ेद, छोटा सफ़ेद स्थान। यदि काले रंग के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वे मुक्तता का प्रतीक होगा, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, चित्र में
चित्र में पतले रंग के स्थानीय साथ, पतले रंग के साथ मोटे खुरदुरे रंग का प्रयोग क्या कहलाता है, क्या लाता है? चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदुरे रंग का प्रयोग पुनरावर्ती लाता है, उदासीनता लाता है, विरोधाभास लाता है या एक रसता लाता है। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका ऑप्शन सी राइट है, विरोधाभास लाता है। आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने आज के जो पेपर सेट है इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से है। कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से है। कथन आपके लिए अभिकथन बराबर दूरी पर रहते हैं, बराबर दूरी पर रहते हैं, असमान दूरी पर रहते हैं। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका ऑप्शन ए राइट होगा। आपका ए सत्य है, बराबर दूरी पर रहते हैं, और बी आपका असमान दूरी पर रहते हैं, ये आपका असत्य है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है आपका ये कि अभिकथन का क्वेश्चन है आपका कि शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफ़ेद, नीले, भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए। इसका अभिकथन जो है दूसरा लिखा है कि कोमल प्रभावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों इसमें जो आपका राइट होगा, इसमें दोनों कथन आपके राइट है, ए और बी दोनों राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी के साथ दोस्तों ये आपकी सीरीज ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे लगे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपको ज़रूर लाभ देंगे। साथियों ये आपको पेपर सेट कैसा लगा ये आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी साथी को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। तो साथियों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।